आज का दिन है 27th ऑफ अगस्त और आज के दिन हमारा मार्केट बंद है बट गिफ्ट निफ्टी खुला हुआ है और गिफ्ट निफ्टी के प्राइस बिहेवियर को देख के ऐसा लगता है कि मार्केट में एक पॉसिबल गैप डाउन हो सकता है। बट क्या ये गैप डाउन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा या फिर पूरा दिन खराब करने वाला है, इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। बट ये वीडियो मेनली एनालिसिस वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि हम कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो रिसेंटली मार्केट ने ऑफर करा है। और इन पॉइंट्स में बहुत कुछ है सीखने को। अगर आप ध्यान दे सकते हो, अगर अपना फोकस बनाए रख सकते हो इस वीडियो में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ठीक से समझ में आए। और इसलिए आपकी तरफ से बस इतना डिमांड है कि आप अपना टाइम अगर दे सकते हो फोकस बनाए रखते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अदरवाइज इट कुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। और रिसेंटली एग्जीक्यूशन वीडियोस नहीं आ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली आई एम ट्रैवलिंग। और ट्रैवल करने से मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, इसलिए थोड़ा वॉइस आपको अनोइंग लग सकता है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और मुझे फिर से ट्रैवल करना है, इसलिए जो रेगुलर एग्जीक्यूशन वीडियो आएंगे वो आपको नेक्स्ट थर्सडे से मिल पाएंगे। और उन एग्जीक्यूशन वीडियोस के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन प्योरली प्योरली एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके लिए। फ्राइडे से क्या मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया एंड आई रियलाइज कि अगर आप कोई और काम में एंगेज हो तो आपको मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई फेस सम गुड लॉसेस इन दीज 2 days। इस दिन आई मेड सम प्रॉफिट बट द प्रॉफिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो ऐसा कुछ खास पैसे नहीं बने, इनफैक्ट इन 2 दिनों में मैंने अच्छे खासे पैसे लूज करे। और ये जो जिस तरीके का मार्केट बिहेवियर है, दिस इज बिन क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी। मतलब ये जो इस तरीके का बिहेवियर होता है जहाँ पे मार्केट में कंफर्मेशन होता है सेलिंग का, बट ओपनिंग में ही काफी ज्यादा सेल हो जाता है मार्केट। तो वैसे केसेस में मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि मैं कोई ट्रेड ढंग से एग्जीक्यूट करूं, वहां पे एरर होने के चांसेस मेरे लिए बढ़ जाते हैं। और इस पूरे फेज में, इस पूरे सेलिंग फेज में इस तरीके के बिहेवियर इतनी बार रिपीट हुए हैं, इतनी बार ये चैलेंजेस फेस करा है मैंने, कि फाइनली मैंने फाइनलाइज किया है कि इसको पूरी तरीके से डिकोड करेंगे और इसका एक एग्जीक्यूशन मेथड फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है। आई हैव डन दैट। मैंने वो फाइनलाइज किया है, मैं आपको वो बाद में शेयर करूंगा। इस वीडियो में उससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे शेयर करना है। मैंने एक टेलीग्राम पोस्ट शेयर किया था इस प्राइस बिहेवियर से रिलेटेड कि नेक्स्ट दिन क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और उसमें जो पॉइंट्स मैंने मेंशन करे थे उनको समझना जरूरी है। और पहले मैं उसको समझाता हूँ, बाद में बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। फ्राइडे के प्राइस बिहेवियर से रिलेटेड जो पोस्ट मैंने करा था उसमें एक दो पॉइंट्स है जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ना हो, है तो बहुत अच्छी बात है। ये पोस्ट था उस दिन का जहाँ पे मार्केट में डायरेक्ट सेल ऑफ देखने को मिला और एक रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन देखने को मिला, राइट। इसमें जो जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो क्या क्या है। एक तो ये प्रीवियस डे का लो जो मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक डाउन किया है, उसके बाद जो पहला रिट्रेसमेंट लेवल है वो मेंशन है, उसके बाद जो कंटिन्यूएशन होने के बाद जो रीटेस्ट ट्रैप्स बने हैं। रीटेस्ट ट्रैप बेसिकली किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को रीटेस्ट करते समय मार्केट अगर उसके ऊपर क्लोज करता है और उसके बाद कंटिन्यूएशन करता है, आई कॉल इट अ रीटेस्ट ट्रैप। नॉर्मल ट्रैप बट किसी रीटेस्ट वाले एरिया को यूज करके बेसिकली मूव करा है मार्केट। तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर क्लोज करके मार्केट नीचे कंटिन्यू करता है, वो पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप होता है। पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप नहीं, बल्कि लिक्विडिटी वहां से लिया जा चुका है। तो अगर लिक्विडिटी लेके मार्केट सेल हुआ है तो मार्केट शुड नॉट गो टू दैट लेवल अगेन। मतलब वहां पे दोबारा मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट वहां तक जाता है तो फॉर दैट पर्टिकुलर डे मार्केट में वो सेंटिमेंट इनवैलिडेट हो जाता है। मतलब उस दिन का मेजर मोमेंटम दूसरे डायरेक्शन का होने वाला हो सकता है। और इसलिए इस गिरते हुए मार्केट में अगले दिन अगर कोई बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है तो हमें पहले बाइंग ट्रेड की पॉसिबिलिटी के लिए कंडीशन डिफाइन करना पड़ता है। वो कंडीशन मीट होने के बाद हमारे लिए पॉसिबिलिटी ओपन होती है कि ओके हम इसके अगेंस्ट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब तक वो पॉसिबिलिटी नहीं ओपन हो रही है तब तक हमें कंटिन्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। बट अगर वो इनवैलिडेट हो जाता है तो फिर कंटिन्यूएशन से बचना चाहिए। और इसलिए मैंने ये पॉइंट शेयर करे हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रीटेस्ट ट्रैप। तो इसके इनवैलिडेशन लेवल के लिए क्या करना पड़ेगा, इनवैलिडेट करने के लिए प्राइसेस को इन लेवल्स को टेस्ट करना पड़ेगा, एक बार टच करना जरूरी है। अदरवाइज डाउन साइड के सेंटिमेंट को ही कंसिडर करा जाएगा, या फिर उसके अगेंस्ट में जो रिट्रेसमेंट रेट की दूसरी पॉसिबिलिटीज है वो मैं डिस्कस करूंगा, उनको कंसिडर करा जा सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट्स मार्क करे गए। इसके अलावा इस पॉइंट पे एक बात जो लिखी है मैंने यहाँ पे कि फर्स्ट रिट्रेसमेंट आफ्टर डायरेक्ट कंटिन्यूएशन may be used for fresh short if it meets the short condition। अब इफ इट मीट्स द शॉर्ट कंडीशन का क्या मतलब है, ये पॉइंट हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो मैं एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी। अगर आप फोकस रखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
इससे टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अलावा मैंने लिखा था एंड वैलिड ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया विल लीड टू बिगर अप मूव। अब ये वैलिड ब्रेकआउट क्या है? कई तरीके के ब्रेकआउट्स होते हैं, बट वैलिड ब्रेकआउट को समझना ज़रूरी है बिफोर एक्सपेक्टिंग अ बिग मोमेंटम या बिग कंटिन्यूएशन। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद बाकी के सारे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगा। सो मैं एक बार फिर से आपके लिए इनवैलिडेशन लेवल्स मार्क करता हूँ। सो इस डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में जो पहला सपोर्ट एक्टिविटी मार्केट ने दिखाया है, वो ये पॉइंट है, राइट? थोड़ा-सा हाँ। अब इस गिरते हुए मार्केट में जो पहला रिट्रेसमेंट हुआ है, वो यहाँ तक हो पाया है। उसके बाद मार्केट में फिर से कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट दिख गया है। तो दिस पॉइंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लिक्विडिटी ट्रैप। यानी अगर मार्केट में कंटिन्यूएशन होता है इसको ट्रैप किए बिना, तो मार्केट कहीं न कहीं से लौट के आ सकता है इस पॉइंट को यूटिलाइज़ करने के लिए अगर फर्दर मोमेंटम कंटिन्यूएशन डाउनसाइड होना है तो। बट मार्केट यहाँ तक नहीं लौट के आया, राइट? एक छोटा-सा रेंज बनाया, मार्केट ने सपोर्ट टेस्ट किया और ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू हो गया। अब मार्केट में अगर बड़ा इंटेंट है, बड़े सेलिंग देने का प्लान है जहाँ पे अगले दिन भी सेलिंग आए, सो ऐसे केसेस में जो ट्रैप किस पॉइंट से बन रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है कि कितना बड़ा कंटिन्यूएशन हो सकता है, कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन रखना है और बड़े पोटेंशियल कब प्लान किए जा सकते हैं, बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए क्या क्राइटेरिया मीट होना ज़रूरी है, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। और इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा था, मैं आपको वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। When the market uses retest trap for continuation, the intent do not seem to be extremely powerful and indicates that it's gonna end soon. For stronger intent and bigger move, the trap is created using any swing resistance or support leading to better price and bigger potential. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मार्केट में कोई लेवल का ब्रेकडाउन होकर कंटिन्यूशन होता है और रीटेस्ट ट्रैप बना के ही वो अगर कंटिन्यू करता है तो सेलिंग इंटेंट उतना पावरफुल नहीं है। अगर बहुत पावरफुल सेलिंग देनी होती तो मार्केट इस पॉइंट को यूज करता टू क्रिएट अ रीटेस्ट ट्रैप, सॉरी ट्रैप। बट मार्केट ने यहीं पे रीटेस्ट ट्रैप करके कंटिन्यू कर गया। इसका मतलब सेलिंग इंटेंट बहुत पावरफुल नहीं है, बहुत बड़े मोमेंटम कंटिन्यूशन की पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। और उसके बाद जब मार्केट ने इस सपोर्ट को होल्ड करा है और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, अगेन मार्केट ने क्या करा है, सेम बिहेवियर रिपीट करा है। इसी पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देके मार्केट नीचे गया है। इसका मतलब यहाँ पे भी मार्केट में एक छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और मार्केट में कंटिन्यूएशन हुआ है। इसका मतलब अगेन मार्केट डू नॉट हैव द इंटेंट टू कंटिन्यू फॉर अ बिगर मूव और इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ओपन हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए कि बाइंग साइड का मोमेंटम मेन मोमेंटम हो जाए और इसलिए पॉसिबिलिटी बनती है। बट क्या हम बाइंग साइड का ट्रेड इतने नेगेटिव सेंटीमेंट में डायरेक्टली ले सकते हैं या डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ट्रैप के साथ कंटिन्यूशन हो रहा है, तो बाइंग साइड के मूव आने के लिए भी पहले मार्केट को स्ट्रेंथ इंडिकेट करना पड़ेगा और स्ट्रेंथ इंडिकेट करने का सबसे इजी तरीका जो होता है, अगर प्रीवियस डे में मार्केट में कोई भी ट्रैप के साथ कंटिन्यूशन हुआ है, चाहे अपसाइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, जब तक वो लेवल पे प्राइसेस वापस नहीं आ जाते हैं तब तक पॉसिबिलिटी फॉर द ट्रेड ऑन द अदर डायरेक्शन इज नॉट ओपन। तो पहले वो पॉसिबिलिटी ओपन होने देने का वेट करना है और अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप इस दिन के ट्रेड एग्जीक्यूशन को आप समझ पाएंगे कि क्यों यहाँ पे बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था, क्यों ये कहा गया था कि मार्केट में सेलिंग साइड का इंटेंट तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट में सेलिंग में ये लो टच नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम अभी। पहले इसको समझते हैं। सो अगले दिन अगर बाइंग साइड का ट्रेड बनना है मार्केट में हायर लेवल पे, तो सबसे पहले मार्केट को इन एरियाज तक आना पड़ेगा, चाहे वो गैप अप के साथ आ जाए, चाहे वो बाइंग मोमेंटम में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस पॉइंट को तो वैसे भी इनवैलिडेट कर दिया है क्योंकि गैप अप इसके ऊपर हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर भी मार्केट गया है। तो जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जा चुका है, मार्केट यहाँ से सेल हुआ बट वापस इस एरिया में आ चुका है, इसका मतलब मार्केट में आज का स्ट्रेंथ का पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसलिए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ये सिंपल सा पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मार्केट ने इनिशियल इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ दिया है बट सेंटिमेंट तो नेगेटिव है, क्लोजिंग नीचे हुई है, तो क्या हम डायरेक्ट बाइंग के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है। स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होने के बावजूद भी वी नीड टू वेट फॉर अ सेलिंग मोमेंटम। सेलिंग मोमेंटम के बिना ही अगर ये हायर लेवल से ही होल्ड करके कंटिन्यू करने लग जाता है तो मोमेंटम और खराब हो सकता है।
इस दिन का मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट आपको लोअर प्राइसेस पे एंट्री मिलता है तो पोटेंशियल थोड़ा बड़ा हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड मीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। वैसे भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, राइट? और हमें ये पता है कि जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट का हाई है, वहाँ से अभी ट्रैप बनना बाकी है और मेजर मोमेंटम सेलिंग साइड का इस पॉइंट के बाद ही मिलने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी चार्ट पे अवेलेबल हैं। सो अगर स्ट्रेंथ का इंडिकेशन आ गया है, तो फिर हमें सेलिंग मोमेंटम का वेट करना है और अगर वो सेलिंग मोमेंटम डायरेक्ट हो, कंटिन्यूएशन हो, तो वो बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी लेके आता है। अब ये क्यों? इसका अंडरस्टैंडिंग आपको उस दिन के एग्जीक्यूशन वीडियो में दिख गया होगा जिस दिन हमने ये बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इस बाइंग ट्रेड के एग्जीक्यूट करने का कंसेप्ट आप समझो, अभी आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इस दिन से पहले मार्केट में क्या था? मेजर सेलिंग के बाद मार्केट बाइंग फ्लो में आने लगा था, राइट? और इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट में जो सेलिंग मोमेंटम आया है, वहाँ पे इस लो के ब्रेकडाउन के बाद भी गैप फिलिंग के लिए नहीं जा पाया है, यानी गैप सस्टेन किया, व्हिच इज अ साइन, व्हिच कुड बी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट वो स्ट्रेंथ बने रहने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट में कोई ट्रैप अवेलेबल है, मतलब किसी पॉइंट के नीचे क्लोजिंग के बाद मार्केट अगर घूमता है, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में बाइंग इंटेंट है वहां पे। और अगर बाइंग इंटेंट है और लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेने के कंडीशंस क्या बनेंगे कि पहले मार्केट को इन एरियाज को इनवैलिडेट करना पड़ेगा, राइट? या फिर बहुत ऊपर गया तो हायर लेवल के रेजिस्टेंस को यूज करके शॉर्ट करेंगे, बट अगर लोअर लेवल पे शॉर्ट करना है तो सबसे पहले वीकनेस का बिहेवियर आना चाहिए। और वीकनेस का बिहेवियर या वीकनेस का साइन चार्ट पे कब दिखेगा? जब इस ट्रैप के लोएस्ट पॉइंट को मार्केट टेस्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? होपफुली अब ये समझ में आ रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में सेलिंग मोमेंटम आता है और इस पॉइंट को टेस्ट करने से पहले ही स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिख जाता है, इसका मतलब मार्केट विल नॉट बी एबल टू टेस्ट दिस और बाइंग इंटेंट अवेलेबल रहेगा, मेंटेन रहेगा और मार्केट में हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर सेलिंग मोमेंटम में मार्केट ने इस लो को टेस्ट कर लिया तो हमें बाइंग साइड का व्यू छोड़ना पड़ेगा। फिर हायर लेवल पे अगर प्राइसेस जाता भी है तो सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे लौट के आ जाएगा। तो डाउन साइड का मोमेंटम आपको बड़ा मिलेगा, ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे भी मार्केट में सेलिंग सेंटीमेंट के साथ लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है, जहाँ पे इनवैलिडेशन लेवल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर सेलिंग में ये इनवैलिडेट हो जाता है तो बाइंग साइड का ट्रेड छोड़ देंगे, नहीं होता है तो बाइंग साइड का इंटेंट मेंटेन रहेगा। अब देखो, ये जो सेलिंग इंटेंट है, ये जो सेलिंग मोमेंटम है, ये क्यों ज़रूरी है एक अच्छा सस्टेनेबल बाइंग क्रिएट करने के लिए? अगेन यहाँ से ही मार्केट अगर स्ट्रेंथ कंफर्म करके हायर लेवल से ऊपर पुश होता रहे तो फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि प्राइसेस हायर लेवल से हम कंटिन्यूएशन का प्लान कर रहे हैं, जो कि उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रखता है। प्राइसेस अगर जब तक हमें लोअर लेवल पे बाइंग ट्रेड नहीं मिलता है, तब तक हम बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए प्लान नहीं कर सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट है एक सेलिंग मोमेंटम आना। और ये सेलिंग मोमेंटम अगर किसी सपोर्ट के सॉरी सॉरी किसी सपोर्ट के नीचे जाके घूमता है तो पॉसिबिलिटी और अच्छी होती है। इसलिए अगर किसी पॉइंट के नीचे तक कंटिन्यूअस सेलिंग आ जाता है और अभी तक कोई ट्रैप इनवैलिडेट नहीं हुआ है, तो वहाँ से बाइंग के लिए बेस्ट प्राइसेस मिलते हैं। और इसलिए इस दिन आपने नोटिस अगर किया होगा, तो एक अग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे प्लान किया गया था। जैसे ही मार्केट में ये पूरा सेलिंग लगातार इसके नीचे चला गया, तो अगले कैंडल में हमने बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करा। वी हेल्ड ऑन टू द ट्रेड टू द मैक्सिमम मोमेंटम। ऑलराइट, सो अब होपफुली आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों डिस्पाइट ऑफ हैविंग एन इंटेंट ऑफ बाइंग और इनिशियल इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, आपको एक सेलिंग मोमेंटम के बाद जब ट्रेड मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर किसी को बाइंग ट्रेड लेना है तो पॉसिबिलिटी ओपन हुआ है इस पॉइंट के इनवैलिडेट होने से, और मार्केट में प्राइस जब लोअर लेवल पे आके बाइंग साइड का बिहेवियर दिख रहा होता है, वहां पे आपको एक अच्छा बाइंग ट्रेड मिलता है। अब ये बाइंग एक्चुअली इस पॉइंट के कंप्लीशन के लिए हुआ है या फिर इस पॉइंट का वैलिड ब्रेकआउट करके मार्केट और ऊपर जाने वाला है, इस बात का कैसे पता चलेगा? ये पॉइंट आप ध्यान से समझना। तो अब इस बाइंग में देखेंगे तो मार्केट ने ये एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट सेल हुआ है नीचे तक। अब यहाँ पे जब मार्केट आया है तो इस हायर लेवल से जो रिजेक्शन फेस करा है, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे। किसी भी लेवल का एक वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है? वैलिड ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम सस्टेन करके कंटिन्यूएशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में हम उसको वैलिड ब्रेकआउट कहेंगे। ब्रेकआउट हो रहा है, रुक रहा है और फिर नीचे आ जा रहा है, वो वैलिड सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है। और नॉन सस्टेनेबल ब्रेकआउट का बिहेवियर इस तरीके का होता है। सस्टेनेबल ब्रेकआउट का बिहेवियर किस तरीके से होता है वो समझना आप। अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच करता है, उस पॉइंट से रिजेक्शन के बाद वहां पे होल्ड करता है, साइडवेज होता है,
और साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट ने पहले किसी सस्टेनेबल सपोर्ट को, लोकल सपोर्ट को ब्रेक करके फेल करके मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो मार्केट में बाइंग इंटेंट बड़ा होता है और वो मेंटेन रहता है तब तक जब तक रीसेंट ट्रैप को इनवैलिडेट ना कर दे। तो एक्सपेक्टेशन बड़ा रखने के लिए ये सिचुएशन सबसे फेवरेबल है, जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को अप्रोच करने के बाद रिजेक्ट होने के बाद वहां पे रुका है और एक डिप को रिवर्ट करके किसी लोकल सपोर्ट को ब्रेक करके फेल करके ऊपर निकला है। तो वहां पे कॉन्फिडेंटली आप बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर रीटेस्ट का चक्कर ही नहीं रहता है। मार्केट में डायरेक्ट मोमेंटम होता है, बड़ा मोमेंटम होता है। ये पॉइंट आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा। सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, आप बस ध्यान और फोकस बनाए रखना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल कोई सा भी है, मान लो अगर मार्केट उस पॉइंट को अप्रोच करता है और वहां पे साइडवेज होने के बाद होल्ड करके ब्रेकआउट करता है, मतलब कोई भी लोकल ट्रैप नहीं बनाता है, राइट? उस केस में भी मार्केट में बाइंग मोमेंटम आता है, बिल्कुल आता है, बट ये सस्टेन करेगा। लेकिन क्या डायरेक्ट ये बड़े मोमेंटम में कन्वर्ट होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। इसके पहले मार्केट, इससे पहले कोई बड़ा बाइंग कंटिन्यूशन दे, उससे पहले मार्केट क्या करेगा, या तो इस पॉइंट को यूज करेगा एज अ रिटेस्ट ट्रैप और फिर कंटिन्यू करेगा, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल फिर से कंपैरेटिवली कम होगा, एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस कम होगा। बट मार्केट ने अगर इस एरिया को वापस से एज अ ट्रैप यूज किया और फिर स्ट्रेंथ होल्ड करता हुआ कंटिन्यू किया, तो फिर से आपको एक बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट का ब्रेक मार्केट दो रीजन से करता है। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप समझना ध्यान से कि मार्केट किसी भी प्राइस को अप्रोच दो रीजन के साथ कर सकता है। मान लो ये इंपॉर्टेंट प्राइस है, कोई रैंडम प्राइस। अब मार्केट अगर इसको अप्रोच कर रहा है तो दो रीजन हो सकता है। अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो या तो मार्केट में बाइंग इस रेजिस्टेंस एरिया तक हो गया है, तो ये दिस कुड बी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि मार्केट किसी रेजिस्टेंस तक पुश हो गया है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि मार्केट किसी रेजिस्टेंस को एज अ लिक्विडिटी स्वीप यूज करके सेल होने वाला है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे अप्रोच कैसा है मार्केट का, यहाँ पे बिहेवियर किस किस तरीके का है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप इससे क्या कंक्लूड करने वाले हो। और इसलिए इन पॉइंट्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बिफोर कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ डायरेक्शनल ट्रेड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोमेंटम ट्रेड। तो अगर मार्केट में किसी सॉरी 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 हाँ, तो अगर मार्केट में किसी पॉइंट के बाद रिट्रेस करता है, होल्ड करके डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, राइट? क्योंकि इस सेलिंग के बाद इसी पॉइंट के ऊपर होल्ड करके मार्केट ऊपर गया है। अब मार्केट अगर इस पॉइंट के बाद नीचे यहां तक आता है, तो क्या इंटेंट हो सकता है? हो सकता है मार्केट में ये जो सेलिंग हुई है दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि इस बाइंग को रिवर्स कर दिया मार्केट ने, राइट? तो अगर साइन ऑफ वीकनेस है तो मार्केट नीचे जा सकता है। बट अगर मार्केट में ये सेलिंग इस पॉइंट को एज अ लिक्विडिटी ट्रैप के लिए यूज करने का इंटेंट है, तो फिर बाइंग बहुत बड़ा होगा। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पे मार्केट का अप्रोच कैसा है, ये बहुत मैटर करेगा। और इस पॉइंट पे अप्रोच करने के बाद क्या ट्रैप का बिहेवियर है, या ट्रैप का बिहेवियर है तो इमीडिएटली मार्केट इसके बाद किस तरीके का बिहेवियर एक्वायर कर रहा है, उन सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम आने वाला है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए, अब बस इतना समझो कि मार्केट ने अगर इस पॉइंट पे कंसोलिडेट किया है और होल्ड करके अगर ब्रेकआउट किया है और इसको एक सस्टेनेबल बाइंग मोमेंटम देना है, तो दो पॉसिबिलिटीज है। रिटेस्ट ट्रैप के बाद आप प्लान करो, बिकॉज डायरेक्ट मोमेंटम हुआ बिना किसी ट्रैप के, तो मार्केट रिट्रेस करेगा। इस रिट्रेसमेंट में मार्केट यहाँ तक आ सकता है या मार्केट यहाँ तक आ सकता है, राइट? बट द बेस्ट केस सिनेरियो इज कि मार्केट इस ब्रेकआउट से पहले ही एक ट्रैप क्रिएशन के साथ ब्रेकआउट करे, तो कोई रिटेस्ट का स्कोप नहीं बचता है। और इसलिए वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है फॉर डायरेक्ट मोमेंटम फॉर ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स। बेस्ट केस सिनेरियो होता है वो। अब ये हमारे लिए कैसे रिलेवेंट है, अब समझो आप। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट में जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई बाइंग कंटिन्यूशन होता है किसी पॉइंट से और उस पॉइंट तक अगर मार्केट रिवर्स कर देता है, तो किस केस में हम ये समझेंगे कि ये साइन ऑफ वीकनेस है? अगर मार्केट ने इस पॉइंट तक आया है और इस पॉइंट को लिक्विडिटी ट्रैप के लिए मार्केट ने यूज नहीं किया ऑन अ क्लोज बेसिस, तो ये साइन ऑफ वीकनेस होता है। अब अगर साइन ऑफ वीकनेस है तो हायर लेवल से सेलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब सेलिंग सिमिलरली जैसे हमने अभी डिस्कस किया कितने तरीके से हो सकती है, तो मार्केट कैन कंसोलिडेट हियर,
मेक अ ब्रेकआउट फेलियर एंड कंटिन्यू विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी रीटेस्ट, या फिर मार्केट सिर्फ होल्ड करके अगर कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ, तो मार्केट कैन यूज इट एज अ रीटेस्ट ट्रैप, और इसको मेजर लिक्विडिटी ट्रैप के लिए बाद में यूज कर सकता है मार्केट। और एक केस है कि अगर मार्केट ने स्विंग को रिवर्स करा है, साइन ऑफ वीकनेस दिया है, तो अब मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस का मोमेंटम ब्रेकआउट फेलियर कैन लीड टू अ बिग सेल ऑफ। समझ में आया? तो पहले अगर बाइंग फ्लो में मार्केट दिख रहा है आपको, तो मार्केट में सेल ट्रेड प्लान करना है, तो पहले साइन ऑफ वीकनेस आने दीजिए। वीकनेस आने के बाद अगर ट्रैप के साथ अगर कंबाइन होके आपको ट्रेड मिल रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है, और इसको यूज़ करा जा सकता है फॉर गुड पोजिशनल ट्रेड। अब ये चैलेंजिंग क्यों होता है, ये बात भी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। फोकस बनाए रखना, हिम्मत नहीं छोड़ना, वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में ज़रूर आएगा। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट कंसेप्ट्स हैं, इनको डीपली समझना है तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इन बातों को डिकोड करने के लिए, समझने के लिए, एब्ज़ॉर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी समझ में आएँगे। अब मैं इसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं इतने डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा ठीक है, ये बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों ने कोर्सेज़ के लिए इंक्वायरी मेरे को भेजी है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये इंक्वायरी आना शुरू हुई है तब से, जब से किसी ने कोर्स के बारे में पूछा है रिसेंट किसी वीडियो में। उसके बाद से ही मेरे को इंक्वायरीज़ आ रही हैं। मैंने उस वीडियो में जवाब भी दिया है, मतलब कमेंट सेक्शन में, बट मैं आ रही हैं अलग से, तो मैं बता देता हूँ कि फिलहाल इमीडिएटली कोई प्लान नहीं है नेक्स्ट बैच के लिए, क्योंकि पहले बैच के जो लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, पहला बैच 2 दिन के लिए एंट्री ओपन करी गई थी, और 2 दिन में मुझे सफिशिएंट पार्टिसिपेंट्स मिल गए थे, जिनके साथ मुझे फर्स्ट बैच स्टार्ट करना था, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि जो डिलीवर करना चाहता हूँ मैं वो डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं। उसका फीडबैक मिल जाए मुझे, कंटेंट थोड़ा और रिफाइन हो जाए अगले बैच के लिए। और इसलिए मैं फर्स्ट बैच के साथ काफ़ी टाइम बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ कंप्लीट हो गई हैं, बट कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं जिनको मुझे पहले कंप्लीट करना है। उनके लिए उनका रिवीजन सेशन करवाना है, उसके बाद उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करने हैं, उनके लिए कुछ होमवर्क क्रिएट करना है, ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, और फिर मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है तो मैं नेक्स्ट बैच के लिए प्लान करूँगा, और उसके लिए मिनिमम मिनिमम आपको 1 महीने का वेट करना ही पड़ेगा। और कोर्सेज़ के बारे में बात हो रही है, तो एक जनरल जो सलाह मैं देना चाहूँगा आपको कोर्सेज़ से रिलेटेड, वो ये है कि आप कोई भी कोर्स करें, मेरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी कोर्स करें तो आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, कि कोई भी कोर्स आपके मार्केट एक्सपीरियंस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, कि मैं मार्केट में टाइम स्पेंड ना करूँ, मैं मार्केट में मेहनत ना करूँ और कोई कोर्स करके इमीडिएटली पैसा छापना शुरू कर दूँ। इस इंडस्ट्री में वैसे ही कोचिंग बहुत बदनाम है। कोर्सेज़ बेचने के नाम पे बहुत वैसे ही नेगेटिव चीज़ें झेलनी पड़ती है, और बहुत बड़े-बड़े नाम आपको पता है एक्सपोज़ होते हैं इस फ़ील्ड में। अभी रिसेंटली अवधूत साठे का केस आपने सुना ज़रूर होगा, राइट? इतना फ़ेमस इंस्टीट्यूट, राइट? तो थोड़ा-सा अपने एक्सपेक्टेशन को कोर्सेज़ से थोड़ा-सा नीचे लेके आएँ, और ये समझें कि कोर्सेज़ आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। जो कोर्स आप करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप क्वेरीज़ करना चाह रहे हैं, पहले ये समझ लो कि क्या वो कोर्स में जो बताया जाएगा, वो आपके टेम्परामेंट या फिर आप जो ट्रेडिंग स्टाइल एक्वायर करना चाहते हो, उसके लिए हेल्प कर रहा है या नहीं। तो मेरे कोर्सेज़ आपको कहाँ हेल्प कर सकते हैं? हम अपने कोर्सेज़ में किसी इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करते हैं। हम अपने कोर्सेज़ में किसी भी ओआई डिकोडिंग या फिर इस तरीके के स्टडीज़ के बारे में बात नहीं करते। फिर हम बात क्या करते हैं? हम बात करते हैं मार्केट के मेजर स्ट्रक्चर के बारे में, कि एक मेजर स्ट्रक्चर मेन मोमेंटम ट्रेड कैसे प्रेज़ेंट कर सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, मेनली प्राइस बिहेवियर के बेसिस पे, और कुछ भी नहीं। प्राइस में जो चार्ट पे फॉर्मेशंस हो रहे हैं, या फिर जो पॉसिबल फॉर्मेशन के कंडीशन हम डिफाइन करते हैं, कि मोमेंटम के लिए क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, या फिर क्या क्राइटेरिया या क्या पैरामीटर्स या क्या एविडेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चार्ट पे, उन्हीं के बेसिस पे उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम डे का मेजर मोमेंटम कैप्चर कर सके, एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सके। अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल स्कैल्पिंग है, तो मेरा कोर्स बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला, राइट? क्योंकि मैं इस तरीके के ट्रेड स्टाइल को फ़ॉलो नहीं करता। मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बहुत सारे इंडिकेटर्स, ओआई, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट एंड ट्राई करी है, और मैंने अपने लिए जो चीज़ें फाइनलाइज़ करी हैं, वही चीज़ें मैं आपको भी सिर्फ़ उन्हीं लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता हूँ। क्योंकि बाकी चीज़ें अगर मुझे खुद को काम की नहीं लग रही हैं, तो मैं उसको क्यों ही पढ़ाऊँ?
तो वो चीज़ें हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, आप एग्ज़ीक्यूशन वीडियोज़ भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपको उस तरीके का ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट करने का के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो चीज़ें देख के समझ के एग्ज़ैक्टली वैसा रेप्लिकेट कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इतने साल टाइम दिए हैं, आपको कुछ तो टाइम देना पड़ेगा और इसलिए टाइम का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम आपको देना ही पड़ेगा, राइट? तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके के एग्ज़ीक्यूशन जो आप देख रहे हो, जहाँ पे हम बड़े रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोज़ में अ, सॉरी, ज़्यादातर हम बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, हम छोटे मोमेंटम ट्रेड्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपका टेम्परामेंट इसके लिए सही ना हो या फिर आप खुद को इस तरीके से ट्रेन नहीं करना चाहते हो, तो फिर कोर्सेज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने आपके थॉट प्रोसेस इस तरीके की चीज़ों से अलाइन्ड है, तभी आपको कोर्सेज़ का मतलब है, अदरवाइज़ ज़्यादा कोई ख़ास मतलब नहीं है। और एक और बात, अगर आपको मार्केट में 1 साल से कम हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है मार्केट में, तो आई डोंट थिंक कि आपको इमीडिएटली कोर्सेज़ को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम कांसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है शायद आपको ये भी समझ में ना आए। थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा मार्केट एक्सपीरियंस तो चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। तो कोर्सेज़ के लिए जल्दीबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया है, कुछ बातें आप आराम से समझ पा रहे हो, तो ही कोर्सेज़ भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अदरवाइज़ इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर मनी, राइट? तो थोड़ा अगर आपको टाइम हो गया तभी आप कंसीडर करो, अदरवाइज़ जाने दो। सो हम कहाँ पे थे? राइट, यहाँ पे थे। सो कम कम बैक टू डिस्कशन। सो यहाँ पे क्या था? राइट। सो फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल। सो फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल का ट्रैप बनना बाकी है। अगर मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम होना है, तो इस एरिया पे इसके बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। तो अब लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी हमने देख ली, कैसे ओपन हुआ और कहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मार्केट बाइंग साइड गया है और जो पहला रेजिस्टेंस है मार्केट का, आज का डे का हाई है, वहाँ पे अप्रोच मार्केट का ठीक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज होने के बाद डायरेक्ट बाइंग साइड अप्रोच कर रहा है। किसी किसी भी तरीके का लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बट मार्केट सस्टेन कर रहा है, अप्रोच स्लो है, होल्ड कर रहा है, तो बाइंग साइड जा सकता है। और आपको पता है कि आपको नेक्स्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको इससे पहले तो नहीं देखनी है, राइट? और क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग में एक ट्रैप को इनवैलिडेट किया है, व्हिच इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, तो अगर मार्केट में मॉर्निंग में स्ट्रेंथ का साइन है, तो आपको वीकनेस का साइन का वेट करना पड़ेगा बिफोर यू कंसीडर एनी शॉर्ट ट्रेड, राइट? तो जब तक आपको वीकनेस का बिहेवियर नहीं दिख जाता, तब तक आप शॉर्ट प्लान नहीं करोगे। जैसे लॉन्ग आप प्लान नहीं करोगे जब तक आपको स्ट्रेंथ का बिहेवियर नहीं दिखेगा। मार्केट बाइंग फ्लो में चला जा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो जब तक आपको सेलिंग का इंडिकेशन, मतलब वीकनेस का इंडिकेशन नहीं दिखता, तब तक आप सेल ट्रेड प्लान नहीं करोगे। तो इस पॉइंट पे प्लान तो करना है, बट आपको क्योंकि पता है कि स्ट्रेंथ का बिहेवियर है, तो वीकनेस का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। सो अभी हमने जो कंसेप्ट डिस्कस करे, उसके बेसिस पे हमें वीकनेस का बिहेवियर किस तरीके से दिख सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट में एक छोटा-सा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल्स में आपके पास एक लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन है। तो मार्केट यहाँ पे रुका है, रुकने के बाद कंटिन्यूएशन हुआ है। अब जो जितने भी कंटिन्यूएशन हो रहे हैं मार्केट में, आपको वीकनेस का साइन कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कोई ना कोई मार्केट स्विंग रिवर्स कर दे। जब तक मार्केट कोई ना कोई स्विंग रिवर्स ना कर दे, तब तक आप वीकनेस का साइन नहीं मान सकते हो, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट फेलियर हो जाए। मतलब इस ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली मार्केट फेल कर दे, तो आपको इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर हो गया है। अब अगर मार्केट हायर लेवल पे जाता है, अप्रोच साइडवेज होता है, तो सेल इंडिकेशन मिल सकता है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर नहीं हुआ है। तो फिर वीकनेस का तरीका क्या है? विल वेट फॉर अ स्विंग रिवर्सल, अगर आप सेल ट्रेड प्लान कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे और बड़े बाइंग के लिए हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट के पहले का जो बिहेवियर चाहिए, जो वैलिड ब्रेकआउट का कंडीशन हमने बात करी, कि अगर मार्केट में बड़ा अप मूव आना है, तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के पहले एक वैलिड और सस्टेनेबल ब्रेकआउट का बिहेवियर शो करना ज़रूरी है, जो कि मार्केट ने नहीं शो किया है। इसलिए यहाँ पे आप सेलिंग का व्यू बना सकते हो, बट कन्फर्मेशन ऑफ वीकनेस के बाद। तो यहाँ पे वीकनेस का सिनेरियो कैसे दिखा है? जब ये रेजिस्टेंस के बाद कंटिन्यूएशन हुआ है और ये पूरा का पूरा स्विंग रिवर्स हो गया है। सॉरी फॉर माय वॉइस। पूरा का पूरा स्विंग रिवर्स हो गया। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ वीकनेस। अब क्योंकि मार्केट बाइंग फ्लो में था, मार्केट में वीकनेस है, तो आप सेलिंग साइड का ट्रेड फिर से आप हायर लेवल पे प्लान करोगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ का साइन है, बट बाइंग ट्रेड आप लोअर लेवल पे प्लान कर रहे हो। उसी तरीके से वीकनेस का साइन है, बट आप सेलिंग ट्रेड हायर लेवल पे प्लान करोगे। अब हायर लेवल का मतलब ये नहीं कि हमेशा ये ब्रेकआउट या फिर ऊपर से जाके ही मिलेगा। लॉट ऑफ टाइम मार्केट विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम हियर, एंड देन एक कंटिन्यूएशन का फेलियर दिखा के मार्केट नीचे गिर जाता है। और
या फिर वीकनेस का साइन है, तो जो स्विंग हाई है उसका ब्रेकआउट फेलियर के बाद मार्केट गिरता है। तो ये सारे तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि अब यहाँ पे सेलिंग डोमिनेशन देखने को मिलने वाला है, बिकॉज़ वीकनेस का साइन ऑलरेडी अब हायर लेवल पे जाने के बाद कोई भी शॉर्ट का सिनेरियो बनता है तो वहाँ से मार्केट अच्छे खासे सेलिंग के लिए जा सकता है। और पहले से ही प्लान है कि फर्स्ट रिट्रेसमेंट वाला एरिया है तो उसके ऊपर जाने के बाद मार्केट गिरेगा तो अच्छा गिरेगा। अब अगले दिन देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट डायरेक्ट सेल ऑफ हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कन्फर्मेशन ऑफ वीकनेस है और सेलिंग सेंटीमेंट का कन्फर्मेशन है। अब ये कन्फर्मेशन कब तक वैलिड रहेगा? जब तक मार्केट में जो एक रीसेंट ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे देखने को मिला है, कंटिन्यूएशन डाउनसाइड देखने को मिला है, जब तक मार्केट वापस से इस पॉइंट को इनवैलिडेट नहीं कर देता, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर गया है, बट नीचे आ गया है मार्केट। अब जब तक इस पॉइंट को टेस्ट नहीं कर लेता, तब तक स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन मार्केट में नहीं आएगा। सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर अप्रोच है, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे सिनेरियो शॉर्ट का कंफर्म हुआ तो मार्केट में सेलिंग आ सकता है। अब इस तरीके के सेलिंग को आप पोजिशनली ही कैच कर सकते हो, कुछ नहीं करा जा सकता है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में है और हायर लेवल पे जाके इस तरीके का वीकनेस का कंफर्मेशन आता है तो मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग आ जाता है। बट अगर मार्केट सेलिंग फ्लो में ही होता, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मार्केट सेलिंग फ्लो में ही होता और एक बाउंस के बाद वीकनेस का कंफर्मेशन यहीं पे दे देता, तो अगले दिन का जो कंटिन्यूएशन होता है वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन नहीं होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत सेल हो चुका है, बट फिर भी वीकनेस का कंफर्मेशन है। तो ऑलरेडी सेलिंग होने की वजह से डायरेक्ट कंटिन्यूएशन मार्केट में नहीं होता, होता भी है तो मार्केट में मेजर रिट्रेसमेंट आने के बाद आपको हायर लेवल से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ऐसे केसेस में जल्दीबाजी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम वहां होता है जब मार्केट हायर लेवल पे के फ्लो में जाके ऊपर से ही वीकनेस कंफर्म करता है और नेक्स्ट डे सेलिंग आ जाता है, डायरेक्ट सेलिंग आ जाता है। तो पोजिशनली अगर आप इसको प्लान भी करते हो तो आप वो साइज तो प्लान नहीं कर सकते जो आप इंट्राडे में प्लान करते हो, क्योंकि इंट्राडे में हम स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। ओवरनाइट पोजीशन में स्टॉप लॉस कैसे लेके जाओगे? तो अनटिल अनलेस आप एक्सट्रीमली कंफर्म हो कि मार्केट में यहाँ से बड़ा ही मोमेंटम आने वाला है, तब तक आप पोजिशनल ट्रेड प्लान नहीं करोगे। और पोजिशनल ट्रेड मैं जनरली आउट ऑफ द मनी में प्लान करता हूँ, जहाँ पे बहुत बड़े मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन होता है, जहाँ पे 3 4 5 दिन होल्ड कर सकते हैं ट्रेड। तो उस तरीके का सिचुएशन मेरे को थोड़ा-सा डाउटफुल लगा, तो मैं पोजिशनली तो इसको प्लान नहीं कर सकता हूँ और इंट्राडे में मार्केट ओपनिंग के साथ ही बड़ा सेलिंग दे देता है, तो फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंट्राडे के लिए मेस अप हो जाता है। क्योंकि आपको लोअर लेवल पे कंटिन्यूएशन ट्रेड लेने का प्लान करेंगे, जिसमें आपका पोटेंशियल टारगेट नहीं मिल पाता है, एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। बड़ा रिस्क रिवॉर्ड तभी मिलता है, जब सेलिंग का ट्रेड आपको हायर प्राइसेस पे मिले और बाइंग का ट्रेड आपको लोअर प्राइसेस पे मिले। ये सारे पॉइंट्स आपके काम के हो सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने एक बिहेवियर को स्टडी करा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन आपको कोर्सेज में मिलेंगे अगर आप कोर्स कंसिडर कर रहे हो तो। थोड़ा डिटेल में होगा, थोड़ा 1 टू 1 होगा, तो कोई डाउट रहेगा तो 1 टू 1 कन्वर्सेशंस में मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बट थोड़ा तो समझ में आना चाहिए, तभी कोर्सेज का मतलब है। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा-सा दिक्कत है। सो इसी तरीके का नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट बिहेवियर है, इसको समझने के लिए भी आपको ध्यान से समझना होगा। इन सब टॉपिक्स पे अलग-अलग वीडियो बन सकते हैं, बट समझ लो यार, थोड़ा फ़ोकस कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा वीडियो है, आपके काम की चीज़ है। अब यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, इस दिन का आपने एग्ज़ीक्यूशन वीडियो देखा होगा, और इस दिन मैं डरा था, क्यों डरा था? मेरे प्लान के हिसाब से ट्रेड मिला, हमने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट भी किया, प्रॉफ़िट भी बुक किया। लेकिन मैं क्यों यहाँ पे सफिशिएंट साइज़ ऐड नहीं कर पाया, और कैसे ये बिहेवियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर अ मोमेंटम शॉर्ट ट्रेड। और यहाँ पे भी देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग आया है, राइट? इसको भी आप इंट्राडे में कैसे प्लान करोगे? तो दीज़ आर द मोस्ट डिफिकल्ट फेजेज़ जहाँ पे मैं स्ट्रगल करता हूँ, और इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है मेरे पास, जो मैंने फाइनलाइज़ किया है अपने फर्स्ट बैच के स्टूडेंट के साथ मिलके। वो चीज़ें मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। लेट मी डू सम मोर एक्सपेरिमेंट उसके बाद। बट वो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है, बट उसको एग्ज़ीक्यूट करने से पहले थोड़ा-सा और बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। तो वो फ़ेज़ चल रहा है, वो मैं बताऊँगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो। फिलहाल के लिए ये समझो आप कि हमने इस दिन बाइंग साइड का ट्रेड एग्ज़ीक्यूट ही क्यों किया, और एग्ज़ीक्यूट किया तो यहाँ पे डर क्यों लगा, और डरना क्या यहाँ पे सही था? बिल्कुल सही था। अब ये पॉइंट आपको शायद थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए अपना ध्यान मत भटकाना आप। सो यहाँ पे मार्केट क्या था, बाइंग फ्लो में है, राइट?
अगर बाइंग फ्लो में मार्केट ऑलरेडी है और हायर लेवल पे ही स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन आता है, तो अभी हमने क्या बात करा कि गिरते हुए मार्केट में अगर लोअर लेवल पे ही वीकनेस का कंफर्मेशन आता है तो कंटिन्यूएशन डायरेक्ट नहीं होगा। अगर डायरेक्ट होता भी है तो आपको आराम से ट्रेड मिलेगा, या तो आपको ऊपर आके ही मार्केट ट्रेड देगा। सिमिलरली अगर हायर लेवल पे स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन है तो मार्केट आपको लोअर लेवल पे ही लॉन्ग ट्रेड देगा। ये बहुत अच्छी बात होती है इस तरीके के ट्रेड सिनेरियो की, जहाँ पे आपको प्राइसेस अच्छे मिलते हैं, आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, मोमेंटम अच्छा मिलता है। इसलिए इस पॉइंट को भी आप समझना ध्यान से कि मार्केट ऑलरेडी बाइंग फ्लो में है और हायर लेवल पे जो लास्ट रिजेक्शन मार्केट ने करा है, उस रिजेक्शन के हाई को टेस्ट किया है मार्केट ने, और मार्केट ने जो रीसेंट सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट के नीचे क्लोज करके ऊपर आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस कुड बी अ पोटेंशियल ट्रैप। अगर नेक्स्ट डे मार्केट में गैप अप ओपन होता है या ओपनिंग के साथ बाइंग साइड चला जाता है तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल ट्रैप। अगर ये पोटेंशियल ट्रैप नेक्स्ट डे कंफर्म हुआ है तो हमारा शॉर्ट का व्यू कब होगा? मेरे ख्याल से अब आप आंसर यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं 2-3 सेकंड रुकता हूँ, आप बताओ मेरे को, फिर मैच करो कि अब क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ट्रैप हो सकता है तो सेल साइड का ट्रेड हम तब तक प्लान नहीं करेंगे लोअर लेवल पे जब तक मार्केट इसको इनवैलिडेट ना कर दे। मतलब सेलिंग आने के बाद अगर हम हायर लेवल से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मोमेंटम की पॉसिबिलिटी अगर आज के दिन होनी है, आज के दिन ही मार्केट में डाउन साइड का कंटिन्यूएशन होना है, इसके नीचे मार्केट को आज के दिन ही जाना है, तो ओपनिंग में ही मार्केट को क्या करना चाहिए? इस पोटेंशियल ट्रैप को इनवैलिडेट कर देना चाहिए। उसके बाद हायर लेवल से आप शॉर्ट ट्रेड प्लान करो, इसके नीचे भी जाएगा मार्केट और बड़े टारगेट भी मिलेंगे आपको। लेकिन अगर ये इनवैलिडेट नहीं हुआ है तो फिर पॉसिबिलिटी फॉर द सेम डे ऑन टू द डाउन साइड कि बड़ा मूव मिल जाए वो थोड़ा सा कम रहता है, राइट? और इसलिए बाइंग साइड का ट्रेड कब तक हम लुकआउट करेंगे? जब तक ये इनवैलिडेट ना हो जाए। हमारा पहला व्यू क्या रहेगा बाइंग साइड का? सो अगर मार्केट में सेलिंग आता है और इस पॉइंट से पहले सपोर्ट लेता हुआ दिखता है मार्केट, और फिर अगर कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट होता है जो यहाँ तक नहीं जा पाता, उससे पहले ही कोई बाइंग साइड का कंफर्मेशन मिलता हुआ दिखता है, तो वहां पे हम बाइंग ट्रेड लेंगे, राइट? और इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिला था कि मार्केट ने पहले तो गैप अप के साथ इसको वैलिडेट किया, और सेलिंग मोमेंटम में जो पहला सपोर्ट एक्टिविटी का मतलब कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है, नए नए लोज लगा रहा है, इसमें लो नहीं लगा पाया। मतलब मार्केट यहाँ पे रुका है और इसने पिछले कैंडल का हाई भी तोड़ा है, तो पहला सपोर्ट एक्टिविटी है। अब इसके बाद अगर मोमेंटम के साथ कंटिन्यू करने का अटेम्प्ट होता है और वो फेल हो जाता है, तो वहां से बाइंग साइड का मोमेंटम को अच्छा मिल जाएगा। इसी बेसिस पे इस कैंडल के क्लोज होने होने के आसपास यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, और प्लान क्या था कि यहाँ पे एक और छोटा सा कैंडल अगर बाइंग साइड का मिलता है और फिर मार्केट यहाँ पे छोटा सा कैंडल बनाता है, रुकता है, तो यहाँ से और ऐड किया जाएगा एक अच्छे बाइंग ट्रेड के लिए। बट यहाँ पे अगला ही कैंडल इतना बड़ा बाइंग आ गया इसमें। अब ये जो इतना बड़ा बाइंग, इतना सडन बाइंग मोमेंटम आया है, इससे डर लगा। उसके बाद का कैंडल बिल्कुल परफेक्ट है कंटिन्यूशन ट्रेड के लिए, बट वो ट्रेड मुझे यहाँ मिलता तो आई बी मोर कॉन्फिडेंट, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होता। बट इतने दूर जाने के बाद अगर मैं ऐड करता हूँ इतने बड़े मोमेंटम कैंडल के बाद, तो इसमें इंटेंट खराब हो सकता है प्राइस का। अगर प्राइस में सच में इंटेंट है एक अच्छे बाइंग, सस्टेनेबल बाइंग और बड़े बाइंग के लिए, तो जनरली इस तरीके के बड़े मोमेंटम के साथ स्टार्ट नहीं होता है, और इसलिए मैं हेजिटेट करा और पोजीशन ऐड नहीं करा। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करा गया और बाकी पोजीशन को ही मैनेज किया गया। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है, अभी इसके एग्जीक्यूशन के पार्ट समझ लिया आपने, अब आप प्राइस के इंटेंशन को समझने की कोशिश करना और बताना आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत या नहीं आ रहा है। अब मुझे ये बताओ आप, ये बात मैं बैच वालों को बता चुका हूँ, बट फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको भी बताता हूँ। अब देखो, इस बढ़ते हुए प्राइस में मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ है, इसका मतलब हायर प्राइस पे ओपनिंग हुआ है और हायर प्राइस से सेल आया है। हायर प्राइस से अगर मार्केट नीचे की तरफ पुश हुआ है तो इसके दो इंटेंट हो सकते हैं। दिस इज हाउ आई कंसीडर। या तो प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव है तो उसको नीचे लाना पड़ेगा फिर से बाय करने के लिए। इफ दे हैव अ इंटेंशन टू टेक हैवी पोजीशन एट बेटर प्राइस, तो व्हाट विल दे डू? दे विल पुश द प्राइसेस ऑन टू द डाउन साइड। हु? बिग प्लेयर्स, जिनको बहुत ज्यादा खरीदना है, जो बड़े पैसे से काम कर रहे हैं, उनके लिए एफिशिएंट प्राइसिंग चाहिए और वो लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन वाला बिहेवियर शो होता है।
दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि गैप अप खुलने से प्राइसेज़ बहुत अच्छे हैं। किसके लिए? सेल करने के लिए। तो अगर एक अच्छा प्राइस, अट्रैक्टिव प्राइस किसी बड़े प्लेयर को मिला है सेल करने के लिए, तो हो सकता है उसने बेच दिया हो दबा के और एक बार में तो बेच नहीं पाएगा, इसलिए प्राइसेज़ को ऊपर लेके आना पड़ता है बेचने के लिए। ये 2 लॉजिक हो सकता है। बट मार्केट में जब ये सेलिंग आया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम एग्ज़ैक्टली श्योरिटी के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये जो सेलिंग हुआ है वो एक्चुअली हायर प्राइसेस को यूटिलाइज़ करने के लिए सेल हुआ है, ना कि प्राइसेस को नीचे पुश करने के लिए सेल हुआ है ताकि और ज़्यादा बाय किया जा सके? क्या आप ये कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि ये जो सेलिंग है ये जेन्युइन सेलिंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइसेस को नीचे लाने के लिए सेल किया गया है? या फिर क्या ये आप ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि प्राइसेस अच्छा है तो जेन्युइन सेलिंग किया गया है? वेल मेरे हिसाब से नहीं कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि जब तक ये बाइंग ना दिखे, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि इन प्राइसेस से जो बाइंग आई है, इस बाइंग के बिहेवियर का इन्फॉर्मेशन जब तक हमारे पास नहीं है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये सेलिंग एक्चुअली प्राइस को करेक्ट करने के इंटेंट से सेल किया गया है या फिर अच्छे प्राइसेस को यूटिलाइज़ करके डंप किया गया है। इसका इन्फॉर्मेशन क्लियर तभी होता है, जब हमें ये बाइंग का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, राइट? और अगर मार्केट में प्राइस करेक्शन हुआ है, तो लोअर लेवल पे जो बाइंग का कन्फर्मेशन आता है, वो बहुत ही छोटे से एरिया में आता है। लोकली मार्केट एक्यूमुलेट करता है, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देगा और उसके बाद जब मार्केट निकलेगा तो वो बड़े सस्टेनेबल और अच्छे मोमेंटम में कन्वर्ट होता है। और दिस वाज़ द रीज़न फॉर द फियर कि ये पता नहीं जाएगा या फिर कहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से जो ये शार्प अप मूव आया है, हो सकता है प्राइसेस बहुत अच्छे हो गए हों और ये जेन्युइन बाइंग हो, राइट? फिर से मार्केट हो सकता है नीचे आके ऊपर की तरफ जाए, कह सकते हो, राइट? सिमिलरली यहाँ पे एक इंडिकेशन तो है कि ये जो बाइंग हुआ है वो थोड़ा-सा एब्नॉर्मल है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ये बाइंग जेन्युइन प्राइस को यूटिलाइज़ करने के लिए हुआ है और बाइंग आके ऊपर जा सकता है, तो मार्केट को क्विकली नीचे आना चाहिए। क्विकली मार्केट को नीचे आना चाहिए। और बैच वालों के लिए आपको पता होगा कि हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी कि अगर मार्केट में ये बाइंग के बाद अच्छा आपने एग्जीक्यूशन वीडियो देखा ही होगा, एग्जीक्यूशन वीडियो में ये बात मेंशन करा गया था कि यहाँ पे एक छोटा-सा शॉर्ट ट्रेड अटेम्प्ट किया गया था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, कि व्हाई एम आई एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू मेक अ क्विक मोमेंटम? क्योंकि अगर ये जेन्युइन बाइंग है, अगर ये स्ट्रेंथ का साइन है, तो मार्केट में सेलिंग बहुत क्विक होगा और बहुत नीचे तक होगा। और बहुत तेज़ी से होगा, मोमेंटम मोमेंटम में नीचे फटाफट आ जाएगा, अगर इसको सच में ऊपर जाना है और नीचे आने के बाद क्या होगा, ये एक्यूमुलेशन का बिहेवियर में एंगेज हो जाएगा और फिर फाइनली कोई ना कोई छोटा-सा डाउन मूव दिखाता हुआ, फ़ील करता हुआ एक बड़े बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्राइस बिहेवियर नेसेसरी है कि मार्केट में अगर जेन्युइन बाइंग है, तो तुरंत नीचे के प्राइसेज़ पे खींच लिया जाएगा और फिर टाइम स्पेंड किया जाएगा एक्यूमुलेशन के लिए और फिर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा। अगर आपने बुलिश मार्केट के इस बिहेवियर को याद है अगर आपको, अगर आप पुराने प्लेयर हो मार्केट के, जिनको 3-4 साल, 5 साल हुआ है, तो आपको ये बिहेवियर ज़रूर याद होगा कि जब भी मार्केट में पहला सेलिंग स्ट्रेंथ के साथ रिवर्स हो रहा था बुलिश मार्केट में, तो एक शार्प करेक्शन आ जाने के बाद अगर एक्यूमुलेशन का बिहेवियर दिख रहा था, तो मार्केट और बुरी तरीके से फटता था ऊपर की तरफ। आप मुझे बताना अगर आपको याद है तो। अब इसके ही ऑपोज़िट आप सोचो कि मार्केट में एक ज़बरदस्त सेलिंग हुई है और प्राइसेज़ को ऊपर खींच के ऊपर मार्केट डिस्ट्रीब्यूट अगर हो रहा है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मार्केट इस बाइंग अटेम्प्ट को अगर फ़ेल करता है, तो मार्केट में नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे मार्केट इससे पहले बाइंग सेंटीमेंट में है, तो मार्केट डायरेक्ट बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना कि मार्केट बाइंग मोमेंटम में है, तो डायरेक्ट बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाएगा। बट अगर मार्केट सेलिंग मोमेंटम में होता, मुझे नहीं पता मैं कितनी बातें समझा पा रहा हूँ। आप मेरे से डाउट मेल करना अगर आपको कुछ भी बात इसमें समझ में नहीं आ रहा, मेरे आप अपने डाउट्स मेरे को मेल कर सकते हो विद योर कॉन्टैक्ट नंबर। मैं खुद कॉल करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? सो यहाँ पे देखेंगे, तो मार्केट अगर ऑलरेडी सेलिंग फ्लो में होता और मार्केट में कोई बाइंग आके रिवर्स हो गया होता और मार्केट में अग्रेसिव बाइंग आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, तो एक बाइंग अटेम्प्ट के फेलियर के साथ ही बड़ा सेल हो जाता, क्योंकि मार्केट सेलिंग सेंटीमेंट में रहा होता तो। लेकिन अगर बाइंग सेंटीमेंट में है, तो पहले मार्केट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद
वीकनेस का कन्फर्मेशन देता है और फिर हायर लेवल से सेल होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसलिए आपको कोई भी मेजर ट्रेड अगेंस्ट द सेंटिमेंट प्लान करना है, तो हायर लेवल से प्लान करना है वीकनेस के कन्फर्मेशन के बाद। अब फिर से समझना आप, ये सेलिंग के बाद प्राइसेस को खींचा गया, यहाँ पे प्राइसेस में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा और एक बाइंग को मार्केट ने रिवर्स कर दिया। यहाँ पे क्लैरिटी आ गया कि मार्केट में क्लियर कट इंटेंट है हेवी सेलिंग का। अब मार्केट में अगर कोई भी मोमेंटम प्राइस अपसाइड का अटेम्प्ट होता है दैट कैन रिजल्ट इनटू बिग सेल ऑफ। और अगर ये सेलिंग साइड का ही मार्केट ऑलरेडी होता, सेम बिहेवियर होता, तो यहीं से बड़ा सेलिंग आ जाता। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, बट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया? अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो आप। इस सेलिंग के रिवर्सल के बाद क्या किया मार्केट ने? नियरेस्ट स्विंग का हाई ब्रेकआउट करके फेल किया है। देखो आप, नियरेस्ट स्विंग का हाई ब्रेकआउट करके फेल किया है। इसका मतलब इस सिचुएशन के बाद भी क्या आप बाइंग से ट्रेड प्लान कर सकते हो नेक्स्ट डे? मान लो कुछ ओवरनाइट न्यूज़ आया और मार्केट ने ओपनिंग में ही इसको इनवैलिडेट कर दिया, क्योंकि ये एक अब ट्रैप की तरह ट्रीट किया जाएगा। बिकॉज़ मार्केट में सेलिंग इंटेंट दिखने के बाद एक स्विंग हाई का ब्रेकआउट फेलियर के साथ मार्केट नीचे आया है, तो अगर अब इसके बाद ही मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट क्या करेगा? पहले इसको इनवैलिडेट करेगा और फिर लोअर प्राइसेस से आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि क्लोजिंग नीचे के एरिया में हुआ है, तो इनवैलिडेट करने के बाद ही मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ही बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। बट अगर ये ट्रैप वैलिड है, तो मार्केट में डाउन साइड का कंटिन्यूएशन हो सकता है और मार्केट ओपनिंग के साथ ही बड़ा सेल ऑफ में चला गया, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। जस्ट लाइक द प्रीवियस केस डायरेक्ट सेलिंग में चला गया। अब इन दोनों केसेस में एक कॉमन बात क्या है कि मार्केट बाइंग फेज में था। मार्केट एक रिट्रेसमेंट फेज में जाने के बाद हायर लेवल पे वीकनेस का कंफर्मेशन ट्रैप के साथ देते हुए मार्केट क्लोज किया है, तो अगले दिन डायरेक्ट सेलिंग आ गया है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों आया है? क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट फेज को कंप्लीट करके हायर लेवल से सेल हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग आया। अगर सेलिंग सेंटीमेंट में लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ कंफर्म होता, तो अगले दिन सेलिंग कैसे होता? बाइंग के साथ सेलिंग साइड जाता, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो बाइंग साइड का ट्रेड बना है वो कैसे बना है? मार्केट यहाँ पे बाइंग फ्लो में है और हायर लेवल पे ट्रैप का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो मार्केट नीचे आके आपको बाइंग साइड का ट्रेड दे रहा है। बट अगर मार्केट सेलिंग फेज में होता और लोअर लेवल पे मार्केट में ट्रैप का बिहेवियर कंफर्म होता, तो मार्केट डायरेक्ट बाइंग साइड चला जाता। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए, राइट? कि मार्केट अगर सेलिंग फेज में होता, सेलिंग को कंप्लीट करता ट्रैप के साथ, तो अगले दिन बाइंग के लिए मार्केट नहीं रुकता, डायरेक्ट चला जाता। हम सोचते रह जाएंगे और मार्केट निकल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बाइंग फ्लो में ही है और हायर लेवल पे ट्रैप के साथ स्ट्रेंथ कंफर्म हो रहा है, तो मार्केट नीचे आके आपको बाइंग देगा, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग फ्लो में है, तो भागता नहीं जाएगा मार्केट। दिस इज सिंपल एंड कॉमन सेंस। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है रेफरेंस के लिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ सेलिंग साइड का भी। हाँ, हाँ, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हायर लेवल से मार्केट वीकनेस कंफर्म करके सेलिंग साइड का ऑलरेडी हो चुका है। मतलब मार्केट गिरने के बाद लोअर लेवल पे ट्रैप का कंफर्मेशन दे रहा है। मार्केट ने क्या करा? ये सपोर्ट जो बनाया था मार्केट ने, इस सपोर्ट से जो बाइंग आया है, उस बाइंग के बाद मार्केट सेलिंग साइड गया है, तो सपोर्ट को टेस्ट किया है, बट उससे पहले रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रैप क्रिएशन के साथ मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू किया है, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग फ्लो में है मार्केट। मार्केट ओपनिंग के साथ सेल नहीं होगा, मार्केट हायर लेवल पे पुश होगा पहले और फिर सेलिंग साइड जाएगा। दिस इज व्हाट आई मेंट। तो अब आपको शायद ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं। हो सकता है दिमाग थोड़ा चकराए, हो सकता है दोबारा देखना पड़े वीडियो, 3 बार देखना पड़े। बट कोई स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए, जो इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आपका मन है बहुत समझने का, तो आप मुझे एक ईमेल ड्रॉप ज़रूर करना अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आई विल ट्राई टू कम ऑन अ फ़ोन कॉल और हम सिस्टम पे बैठ के ये बातें डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आई एम फॉर मतलब मैं पहली बार ये कर रहा हूँ, ठीक है? हम अपने बैच के पार्टिसिपेंट्स के साथ तो ये सब करते रहते हैं, बट मैं जस्ट अपने ब्रॉडर ऑडियंस के लिए पहली बार ये कर रहा हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हेजिटेट मत करें। आप सीधा मुझे एक मेल ड्रॉप करें अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आई विल ट्राई टू रीच यू एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड
मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स बिकॉज़ दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट और बहुत हेल्प कर सकता है ये सब चीज़ें। ऑलराइट, सो होपफुली आपको अभी तक का ये सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ नाउ 5 मिनट और या 2-3 मिनट और मैं आपको नेक्स्ट डे की थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सो इतने कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि कल के दिन अगर मार्केट में हायर लेवल पे कोई बाइंग साइड का कन्फर्मेशन आना है, तो क्या कंडीशन होगा? अब देखो, इस डायरेक्ट सेलिंग के बाद जो पहला रिट्रेसमेंट आया है, वो ये है और पहला सपोर्ट क्रिएशन ये है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो क्या दिखेगा कि पहला बाइंग के बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट हुआ है, बट सेलिंग आने से पहले मार्केट में इसका ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट के फेलियर के बाद मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड किया। इसका मतलब स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन या फिर बाइंग साइड का ट्रेड पॉसिबिलिटी कब बनेगा? जब मार्केट ओपनिंग में अगर इधर कहीं ओपन होता है, नीचे ओपन होगा तो केस अलग होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ओपनिंग में इधर कहीं साइडवेज ओपन होता है और ओपनिंग में इसको टेस्ट कर लेता है, तो बाइंग की पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव है, क्लोजिंग नीचे है, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड कब प्लान करोगे? नीचे के लेवल से प्लान करोगे। समझ में आया? अभी अभी आपको समझ में आना चाहिए, मतलब आपको रिलेटेबल लगना चाहिए। ठीक है? तो बाइंग साइड का सिंपल सा केस समझ में आ गया। अगर मार्केट में ओपनिंग होती है इधर कहीं, ठीक है? इस लो के नीचे मार्केट चला जाता है, गैप अप ओपन होता है, इस लो के नीचे चला जाता है, तो बाइंग साइड का ट्रेड हम तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक लोअर लेवल से स्ट्रेंथ कंफर्मेशन का क्राइटेरिया मीट करता हो मार्केट। यहाँ पे डायरेक्ट इनवैलिडेशन का क्राइटेरिया हमको पता है, स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा लोअर लेवल पे? स्विंग रिवर्सल, साइडवेज और सारे कंटिन्यूएशन के पॉसिबिलिटी हमने आपसे डिस्कस करे हैं यहाँ पे, या ट्रैप की पॉसिबिलिटी डिस्कस करे हमने। तो अगर मार्केट में ओपनिंग में हायर लेवल पे जाता है और इस लेवल को इनवैलिडेट नहीं करता है, तो हायर लेवल से सेलिंग का ही पॉसिबिलिटी होगा। जब तक इसको इनवैलिडेट नहीं करता, बाइंग की पॉसिबिलिटी ओपन नहीं होगी गैप अप के केस में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, इस सेलिंग में नीचे चला जाता है, इसके नीचे चला जाता है और फिर साइडवेज होने के बाद, अगर सेटल होने के बाद, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद कंटिन्यू करता है, तो बहुत अच्छा सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में गैप अप के बाद गैप सस्टेन नहीं किया है, तो सेलिंग पॉसिबिलिटी है, बट क्योंकि गैप अप पर डायरेक्ट सेलिंग आ रहा है, तो जब तक एक अच्छा टाइम स्पेंड मार्केट नहीं करेगा, तब तक कंटिन्यूएशन के लिए अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है, साइडवेज ओपन होता है, इसको इनवैलिडेट कर देता है, तो बाइंग पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगा, इसको इनवैलिडेट नहीं करता है, तो सेलिंग पॉसिबिलिटी एज इट इज बना रहेगा। अब अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन आ जाता है, तो क्या मार्केट बड़े गैप डाउन के बाद भी गिरता रहेगा? क्योंकि मार्केट कहाँ से गिरना शुरू हुआ है? यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। तो अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है और नीचे चला जाता है, तो सेलिंग साइड का अटेम्प्ट मेरे ख्याल से लॉजिकल नहीं होगा। वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी ट्रेड बाइंग साइड का एक रिट्रेसमेंट ट्रेड होगा। बट रिट्रेसमेंट ट्रेड कई सारे तरीके से हो सकते हैं। उसमें एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट फर्स्ट हाफ में ही अगर अच्छा मोमेंटम ट्रेड बनना है बाइंग साइड का गैप डाउन के बाद, तो ये केस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे एक बहुत बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट अगर नीचे जाता है और मार्केट में अगर बाइंग साइड का मोमेंटम रिट्रेसमेंट ट्रेड आना है, तो मार्केट क्या करेगा? गिरने के बाद इमीडिएट अगर सपोर्ट क्रिएशन के साथ मार्केट इमीडिएटली कंटिन्यू करता है, तो वो क्या करेगा? प्राइसेस को बहुत चीप बना देगा। बहुत जल्दी मार्केट नीचे चला गया, ऑलरेडी गिरा हुआ है मार्केट, और कितना गिरेगा, राइट? प्लस जो सपोर्ट है उसका वैलिड ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मतलब सपोर्ट क्रिएशन के बाद इमीडिएट मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ है। कोई ट्रैप नहीं, कोई कंसोलिडेशन नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरीके के सेलिंग के रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। उस केस में अगर बाइंग आता है, तो आप रिट्रेसमेंट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें मार्केट कंसोलिडेशन के बाद एक कंटिन्यूएशन भी मिलेगा। तो अगर मार्केट गिरता है, इमीडिएट कंटिन्यू होता है, तो उसके अगेंस्ट में बाइंग ट्रेड जो मिलेगा, उसका कंटिन्यूएशन भी मिलेगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट ट्रेड अच्छा बनेगा, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी रहेगी। समझ में आया? इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे खुलने के बाद नीचे ही गिरता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा सेल ट्रेड प्लान करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। बट अगर सेल ट्रेड प्लान करना ही है, तो आपको हायर लेवल से प्लान करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो एक रीटेस्ट ट्रैप पेंडिंग है, वो इस लेवल का पेंडिंग है, क्योंकि इस रेंज में टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। तो अगर रीटेस्ट ट्रैप बनना ही है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि ऑलरेडी ट्रैप इन्वॉल्व्ड है, तो रीटेस्ट ट्रैप बनाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बट फिर भी गैप फिलिंग के लिए मार्केट यहाँ पे जा सकता है इस तरीके से। और फिर हायर लेवल से अगर फिर से आपको वीकनेस का बिहेवियर दिखता है, कंफर्मेशन आता है, तो फिर से मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं।
अगर मार्केट में साइडवेज क्लोजिंग हो गया होता तो एक और पॉसिबिलिटी बन सकता था कि मार्केट गैप डाउन खुलता, नीचे जाता और इमीडिएटली बाइंग साइड जाता और हाई टच नहीं कर पाता और सेलिंग बिहेवियर दिखता, तो फिर यहाँ पे रुकने के बाद आप एक और सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट क्योंकि क्लोजिंग नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ हुई है, तो ऐसे केसेस में लोअर लेवल पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करना रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ जाते-जाते कि इस पूरे सेलिंग फेज में आप नोटिस करो कि जब भी मार्केट में मोमेंटम सेलिंग स्टार्टिंग से होता है और साइडवेज होने के बाद कंटिन्यूएशन होता है, मार्केट रिट्रेसमेंट में चला जाता है। मार्केट में मोमेंटम सेलिंग होता है और साइडवेज होने के बाद कंटिन्यूएशन होता है, तो मार्केट रिट्रेसमेंट में चला जाता है। तो पॉसिबिलिटी फॉर रिट्रेसमेंट कुड बी हायर, क्योंकि ये पैटर्न्स बहुत रिपीट हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट सेलिंग आता है, साइडवेज होता है, सेलिंग कंटिन्यूएशन होता है, तो फिर मार्केट रिट्रेसमेंट में चला जाता है। मार्केट में सेलिंग आता है, साइडवेज होता है, मार्केट सेलिंग कंटिन्यूएशन दे देता है, तो फिर रिट्रेसमेंट में चला जाता है। इतना रिपीटेड है ना ये, बहुत ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हो आप। मार्केट में सेलिंग कंटिन्यूएशन होता है, साइडवेज होता है, सेलिंग कंटिन्यू होता है, रिट्रेसमेंट में चला जाता है। कहाँ गया, कहाँ गया? मार्केट में यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम होता है बिना किसी ट्रैप के, साइडवेज होता है, कंटिन्यूएशन होता है, मार्केट रिट्रेस करता है। और भी बहुत सारे केसेस दिख जाएँगे इस तरीके के, सेलिंग कंटिन्यूएशन, नॉर्मल साइडवेज, नॉर्मल कंटिन्यूएशन, रिट्रेसमेंट। एक और केस, मार्केट सेलिंग हो में जाने के बाद साइडवेज होता है, कंटिन्यूएशन करता है, रिट्रेसमेंट में चला जाता है। मार्केट में सेलिंग होता है, साइडवेज होके कंटिन्यूएशन होता है, रिट्रेसमेंट में जाता है। मार्केट में सेलिंग आता है, साइडवेज होता है, कंटिन्यूएशन होता है, रिट्रेसमेंट में जाता है। तो ऐसे बड़े-बड़े सेलिंग के बाद रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है और इसलिए ध्यान रखना है, सेलिंग ट्रेड या बाइंग ट्रेड प्लान करते समय कांसेप्ट की क्लैरिटी ज़रूरी है, मार्केट में अपॉर्च्युनिटी का कन्फर्मेशन ज़रूरी है, उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। नाउ द वीडियो इज़ कंप्लीटेड। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप कोशिश करना थोड़ा टाइम लेके देखो, थोड़ा नोट्स बनाने की कोशिश करो और कोई डाउट हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।